जय अम्बे स्टूडेंट्स, जय अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल्स की ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 हमारा कंटिन्यू है। चैप्टर नंबर 8 हम आज करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत पहले से जानते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, अगर हमें किसी चीज के बारे में माइटोकॉन्ड्रिया का पता है तो वो है पावर हाउस ऑफ द सेल। हम उसी तरीके से उसको जानते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल। सो 12th स्टैंडर्ड में हमें यही समझना है कि पावर हाउस है तो हाउ डज इट जनरेट दी पावर, ये पावर कैसे जनरेट करता है। वो कैसे जनरेट करता है वो उसकी प्रोसेस हम आगे देखेंगे, पर उसके पहले उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, आज के जो टॉपिक है उसमें हम पहले देखेंगे स्ट्रक्चर, फिर उसका जनरल इंफॉर्मेशन, फिर उसके फंक्शंस देखेंगे, फिर उसके पार्ट्स देखेंगे और सब के बारे में हम रिव्यू करेंगे। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये पावर हाउस ऑफ द सेल के अलावा बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये करता है। सेल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये करता है, जैसे कि खुद से रेप्लिकेट करने की भी ताकत है इसमें, क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए अदर देन न्यूक्लियस। सेल के अंदर न्यूक्लियस के अलावा कहीं और अगर डीएनए पाया जाता है तो वो इसी के पास। चलो जानते हैं सब कुछ इसके बारे में। तो किसने डिस्कवर किया था? पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड, मतलब सबसे पहले अगर किसी ने बताया था कि कोई माइटोकॉन्ड्रिया जैसी कोई चीज अवेलेबल होती है सेल के अंदर, तो वो है कॉलिकर। ठीक है, पर देखना याद रखना, मैंने पहले ही बताया था कि डिस्कवर करना अलग बात है और उसका नाम रखना अलग बात है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो रखा था इट वाज गिवन बाय बेंडा। बेंडा was the scientist who gave the name mitochondria. Okay, before that it was known as some particles found in the cell. ठीक है, और भी बहुत सारे इसके नाम थे। तो पहले जो ये डिस्कवर हुआ था, कॉलिकर ने जब इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था तो कौन से सेल में किया था? ही डिस्कवर्ड दिस, मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे सेल में नहीं है, सब में होता है, बट इसने जो जिस ऑर्गेनल के अंदर से, मतलब जिस सेल के अंदर से देखा था वो था फ्लाइट मसल सेल। फ्लाइट मसल सेल यानी कि जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट के जो पंख होते हैं, ठीक है, वो ऐसा एक मसल है जो कंटिन्यूअस यूज होता रहता है, जब तक वो उड़ेगा तब तक वो यूज करता रहेगा। किस चीज का? फ्लाइट मसल सेल का। तो उसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए एंड इट इज द पावर ऑफ द सेल। ओके, तो अगर ये पावर हाउस ऑफ द सेल है और ये मसल बहुत ही ज्यादा उस चीज को यूज करती है तो ऑब्वियसली हमें वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। सेम अगर हमारी बॉडी के अंदर बात करें तो कार्डियो जो सेल है, मतलब आप कह सकते हो हार्ट के जो सेल है, हार्ट के सेल के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट जो है वो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ये पावर जनरेट करता है। तो वैसे ही इसने जो डिस्कवर किया था सबसे पहले किया था फ्लाइट मसल सेल ऑफ द इंसेक्ट के अंदर, या फिर आप कह सकते हो फ्लाई के अंदर, एंड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज गिवन बाय द बेंडा। ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेमी ऑटोनोमस मतलब खुद से बहुत सारे काम खुद से करने की इसके अंदर ताकत है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले तो डीएनए रेप्लिकेशन भी ये खुद से करता है। डीएनए रेप्लिकेशन खुद से करेगा, डिवाइड भी खुद से होगा, ये अपनी मर्जी से डिवाइड होता है, मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी होगा, जब सेल डिवीजन होगा तभी इसका डिवीजन, पर ये खुद का मैनेज खुद कर लेता है, इसको किसी और चीज की जरूरत पड़ती नहीं है, जबकि अदर ऑर्गेनल्स को पड़ती है। ओके, नंबर की बात करें कि एक सेल में कितना नंबर होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि उसका जो फंक्शन होता है सेल का उसी के ऊपर डिपेंड करता है उसके नंबर। जैसे कि वन सेल मिनिमम होना तो चाहिए, एक सेल तो, राइट, सॉरी, एक माइटोकॉन्ड्रिया तो होना ही चाहिए। तो जैसे कि अगर हम आल्गे की बात करें तो क्लमाइडोमोनास इज एन आल्गे, उसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलता है एक सेल के अंदर, सो वन माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल। 5000 माइटोकॉन्ड्रिया यू विल सी इन सिंगल सेल इन फ्लाइट मसल सेल। उससे भी ज्यादा अगर ह्यूमन की बात करते हैं, इट इज वेल डेवलप्ड यूकैरियोटिक सेल, तो उसमें 50,000, सॉरी 30,000 के अप्रॉक्स है कुछ लीवर के, और कुछ और भी है 30,000 इन ओवा इन स्पर्म एंड वैसे थोड़ा बहुत नंबर ऊपर नीचे है, मतलब डिपेंड करता है कि वो जो सेल वो क्या काम करते हैं ना। 25,000 अप्रॉक्स आपको स्पर्म के अंदर मिलेगा, 30,000 अप्रॉक्स आपको लीवर सेल या फिर ओवा के अंदर मिलेगा। 50,000 पर सेल ऑल्सो फाउंड इन दी जाइंट अमीबा। ठीक है, जाइंट अमीबा जो है उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 50,000 माइटोकॉन्ड्रिया एक ही सेल के अंदर देखने को मिलेगा, और जाइंट अमीबा की ऐसे भी नॉर्मली साइज भी बड़ी होती है और उसका फंक्शन भी ज्यादा होता है। ओके, और शेप की अगर हम बात करें तो ज्यादातर ये डिस्क शेप, ओवल शेप का होता है, ओवल डिस्क शेप आपको अगर देखोगे। हाँ, वैसे ये अगर सेल के अंदर आपको देखना है तो इसको आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं देख सकते, आपको कोई केमिकल ऐड करना पड़ेगा सेल के अंदर जिससे ये कलर पकड़ेगा, तभी जाके आप माइटोकॉन्ड्रिया देख पाओगे। ऐसे डायरेक्टली अपने माइक्रोस्कोप में जूम किया, यू विल नॉट बी एबल टू सी दी माइटोकॉन्ड्रिया।
चलो माइटोकॉन्ड्रिया इतना छोटा है जो हमें नहीं दिखेगा, तो लेट्स टॉक अबाउट द साइज। 0.1 टू 1 माइक्रोमीटर, 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना कितना ठीक होगा ये 0.1 मतलब छोटे से लेके 1 माइक्रोमीटर तक ये ठीक हो सकता है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें लॉन्गनेस, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर टू 4 माइक्रोमीटर अगर हम इसकी लंबाई की बात। और इस इतने में ही वेरी करता रहता है, मतलब अगर सेल जो है उसके पास एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो ऑब्वियसली वो साइज में थोड़ा ज्यादा ही बड़ा होगा, राइट। वो डिपेंड करता है कि सेल का फंक्शन क्या है, बाकी सब अंदर जो कंपोनेंट है वो तो सेम होंगे। चलो तो बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर जो है इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन। आप देख सकते हो दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन। ओके, दो मेम्ब्रेन है और दो कंपार्टमेंट बन रहे हैं। अगर आप देखो ये तो पहले तो साइटोप्लाज्म में हमें कहीं पे भी स्कैटर देखने को मिलेगा। तो अगर दो कंपार्टमेंट आप देख रहे हो तो ये कैसा कंपार्टमेंट है कि दो अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग लिक्विड भरा होगा, और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, हम आगे देखेंगे। सो अंदर वाला जो कंपार्टमेंट है जो आपको ये दिख रहा है अंदर, राइट, इट इज नोन एज मैट्रिक्स, या फिर इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड अप विद द लिक्विड नोन एज मैट्रिक्स। और एक बाहर का कंपार्टमेंट बन रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे सब, ये कंपार्टमेंट को हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस, माइटोकॉन्ड्रिया पेरिकॉन्ड्रियल मतलब कॉन्ड्रिया जो ये कंपोनेंट है उसका जो ये कंपार्टमेंट बन रहा है वो बाहर के साइड, मतलब एकदम बाहर के साइड बन रहा है, इसलिए इसको पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं, या तो फिर आउटर कंपार्टमेंट बोलते हैं। और इनर कंपार्टमेंट जो बना उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स, सॉरी, इनर कंपार्टमेंट के अंदर जो भरा पड़ा है जो लिक्विड है उसको हम कहेंगे मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, लेट अस टॉक अबाउट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होंगे। कौन से एंजाइम्स? तो वो एंजाइम्स जो हमें सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए काम आने वाला है। अब आप बोलोगे सर सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन बेटा वो चीज है जिससे सेल रेस्पायर करता है। आप बोलोगे हम रेस्पिरेशन करते हैं, सो वी डू यूज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हम सेल को प्रोवाइड करते हैं, और वो सेल उस ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी प्रोडक्शन करता है, और वो एनर्जी कौन प्रोड्यूस करके देगा? सेल। तो क्रेब्स साइकिल जो होती है इट विल ऑलवेज टेक्स प्लेस इनसाइड दिस मैट्रिक्स सेल। हम आगे देखेंगे ये क्रेब्स साइकिल क्या है, बट एक ऐसी साइकिल है, केमिकल रिएक्शंस है बहुत सारे, जिससे हमें बीच बीच में आपको क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड डोनेटर्स मिलेंगे, जो क्या करेंगे? हमें हेल्प करेंगे। किस चीज के लिए हेल्प करेंगे? टू प्रोड्यूस एनर्जी। और एनर्जी मतलब हमारे के केस में हमेशा होगा एटीपी। किस चीज के लिए हेल्प करेंगे? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी। चलो मान लिया, तो ये मैट्रिक्स अंदर भरा पड़ा है, उसके अंदर क्या क्या होगा? तो उसके पहले बात कर लेते हैं फिर से, रीच इन एंजाइम्स फॉर द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मैंने आपको बताया वही, उसके अंदर बहुत सारे डाइवेलेंट आयन होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, ये सब आयरन भी हमें देखने को मिलता है। डीएनए, सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हमें इसी के अंदर देखने को मिलता है। वी कैन सी इट हियर, राइट? I've drawn the few DNAs inside it. सो सर्कुलर डीएनए भी हमें मैट्रिक्स के अंदर देखने को मिलता है। एक चीज याद रखना बच्चों कि ये जो सर्कुलर डीएनए इसके अंदर AT एंड GC तो होगा, बट इसमें ज्यादा होगा G ट्रिपल बॉन्ड C। द मोस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बेसिस बॉन्ड विल बी ऑफ G ट्रिपल बॉन्ड C। और इसी के वजह से कहते हैं कि इसका जो पॉइंट है, जो टेम्परेचर पॉइंट, वो थोड़ा हाई है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस। चलो अब आगे आते हैं, और क्या क्या इसमें? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इवन दो, पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने को मिलता है मैट्रिक्स में, इन द यूकेरियोट, सॉरी साइटोप्लाज्म इन द यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल के पास खुद के राइबोसोम्स है, हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। बट मैट्रिक्स, सॉरी साइटोप्लाज्म के अंदर जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है उसके मैट्रिक्स के अंदर भी हमें राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, एंड दिस राइबोसोम्स आर नथिंग बट 70S टाइप। अब हमने जो साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स देखे थे, दे यूज्ड टू बी ऑफ 80S टाइप, बिकॉज यूकेरियोटिक सेल्स के अंदर हमें 80S टाइप्स के राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। तो आप देखोगे इसमें राइबोसोम है, ये पूरा कंपोनेंट यूकेरियोटिक सेल में, मतलब पूरा माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो राइबोसोम हमें देखने को मिलेंगे वो 70S टाइप्स के होते हैं। तो ये थी बात मैट्रिक्स की। अब आते हैं मेम्ब्रेन्स के ऊपर। तो एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, दोनों का बनता तो सेम है, मतलब वही
जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है उसी चीज से, मतलब वही लिपिड बाइलेयर फॉर्मेशन, बट इसकी कंपैरेटिवली साइज बहुत कम होगी। 60 to 70 एंगस्ट्रॉम की इसकी साइज होती है, वो मतलब नॉट एज कंपैरेटिवली बिग एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इतना बड़ा ये होगा, मतलब उससे कम बड़ा होगा, मतलब उससे साइज में थोड़ा कम बड़ा होगा, वैसे उससे कम छोटा होगा। आई मीन आप समझ गए राइट। चलो, तो ये जो है इसकी मेम्ब्रेन, उसमें दोनों अंदर और बाहर दो मेम्ब्रेन है, और दो कंपार्टमेंट को अलग करें। वैसे देखा जाए तीन कंपार्टमेंट को, साइटोप्लाज्म जो बाहर के साइड होता है, फिर ये इनर कंपार्टमेंट और ये आउटर कंपार्टमेंट। ओके, सॉरी, इनर कंपार्टमेंट, दिस इज द आउटर कंपार्टमेंट, और बाहर का साइटोप्लाज्म। अब तीनों के अंदर लिक्विड कंपोनेंट अलग अलग होंगे, तो बीच में से हमेशा लेना देना तो चालू ही होगा। द ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल वुड टेक प्लेस कंटिन्यूअस, और उसी के बेसिस पे हमें एनर्जी भी प्रोड्यूस करनी है। विल सी इट लेटर। बट आप देख सकते हो जो बाहर की मेम्ब्रेन है, द मेम्ब्रेन आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया will be consist of more amount of lipids as compared to of proteins। अब प्रोटीन जो है अगर ज्यादा अमाउंट में हो गए तो वो जो मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल ज्यादा होगी, पर यहाँ पे बाहर की मेम्ब्रेन जो है उसमें अमाउंट ऑफ प्रोटीन थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में अमाउंट ऑफ प्रोटीन वुड बी हायर। अगर हायर कंपार्ट मेम्ब्रेन के अंदर अगर हायर हमें प्रोटीन देखने को मिलता है, मतलब प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा है, तो ये बाहर की अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो हमें सिलेक्टिवली परमिएबल देखने को मिलेगा, मतलब वही चीज अंदर आ सकती है जिसको आने की इजाजत है। आउटर मेम्ब्रेन में प्रोटीन होगा बट बहुत कम होगा, ठीक है, तो मतलब सेमी परमिएबल की तरह काम कर सकता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से अंदर बाहर चीजें हो सकती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान में रखना। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन की बात है कि इसमें अमाउंट ऑफ प्रोटीन आउटर मेम्ब्रेन में हमें, सॉरी दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, सो इनर मेम्ब्रेन में हमें प्रोटीन की अमाउंट ज्यादा देखने को मिलेगी। आउटर मेम्ब्रेन में हमें कहाँ गया, हाँ ये आउटर मेम्ब्रेन, तो आउटर मेम्ब्रेन में हमें प्रोटीन की अमाउंट कम देखने को मिलेगी। और अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो आउटर मेम्ब्रेन विल बी सेमी परमिएबल एंड द इनर मेम्ब्रेन विल बी सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। एंड बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स प्रेजेंट इनसाइड इट, और ये प्रोटीन पंप का काम करते हैं, चैनल का काम करते हैं फॉर द आयंस, फॉर द मिनरल्स, फॉर द एंजाइम्स, फॉर द विटामिन वगैरह, क्योंकि जो जो चीज हमें चाहिए उन सब के लिए। चलो अब आते हैं और कौन सी चीज की बात करते हैं। जो ये इनर फोल्ड है, आप देख रहे हो ये इनर फोल्ड कंटिन्यूअस अंदर के साइड और फोल्ड हो रहा है। जो ये आप कह सकते हो जो अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो अंदर के साइड और इन्वेजिनेट हो रही है, मतलब और अंदर के साइड ऐसे लंबा हो रहा है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो लंबा पार्ट, मैं इसको डार्क कर रहा हूं, इसको हम कहते हैं क्रिस्टा। आई हैव शोन इट हियर, सी, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा। क्या कहते हैं, क्रिस्टा, मतलब ये इनर फोल्ड इनसाइड द मैट्रिक्स इज नोन एज द क्रिस्टा। क्रिस्टा का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये हमें एटीपी प्रोड्यूस करके देगा। आप बोलोगे कैसे, बिकॉज इट हैज एन कंपोनेंट नोन एज ऑक्सीजोम्स। ऑक्सीजोम को हम और भी अलग लैंग्वेज और भी अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि F0 F1 पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। मतलब ये और कुछ नहीं है, ये प्रोटीन्स हैं जो हमें ये इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टा के अंदर देखने को मिलेंगे। देख रहे हो आप ये वाले सब, पर ये हमेशा क्रिस्टा के अंदर देखने को मिलेगा। और क्रिस्टा क्या है, इनर फोल्ड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, अंदर के साइड, मतलब आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ ये जो अंदर के साइड हो रहा है उसी के अंदर आपको ये ऑक्सीजोम्स देखने को मिलेंगे। डोंट वरी, हम नेक्स्ट आगे इसी के बारे में जूम करके और भी अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मेरा ये जूम नहीं होगा, तो मैं आपको और अच्छा नया डायग्राम बना के दिखा दूंगा। तो वो देखेंगे हम, इसका फंक्शन क्या है, हाउ डज इट वर्क्स। मैं आपको ट्राई करूंगा ओवरव्यू देने का, बिकॉज बेटा यही चीज हमें आगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट से हम पढ़ेंगे, तब यही चीज हमें पढ़ना है कि इसी के अंदर क्रेब्स साइकिल कैसे होता है, और ये जो ऑक्सीजोम है जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, हाउ डज इट हेल्प। सो आई विल टीच यू समथिंग दैट कैन गिव यू अ बेटर ओवरव्यू अबाउट द सेल्यूलर रेस्पिरेशन प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ओके, चलो, सो विल सी फर्दर। सो we'll be talking about the oxysomes, ठीक है। तो what is this, this is the क्रिस्टा पार्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे क्रिस्टा पार्ट और जो मतलब
इनर फोल्डिंग था, जो इनर मेम्ब्रेन का जो इनर फोल्डिंग था उसमें और आउटर ये बाहर की साइड जो रह जाता है इनर पार्ट, उसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। और ये पार्ट क्रिस्टा है, उसके अंदर जो हमने बोला था ऑक्सीजोम पार्टिकल्स या फिर F0 F1 पार्टिकल्स, ओके। और उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी देखेंगे, और फिर हम बात करेंगे द जनरल फंक्शन अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। सो लेट्स टॉक अबाउट, तो हमने यहाँ पे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कि इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ओके। सो इफ हम जूमिंग इन दिस पार्ट, मैं यहाँ पे ऐसे जूम करके आपको दिखाऊंगा। चलो बात करते हैं, तो ये इनर मेम्ब्रेन होगी, ये आउटर मेम्ब्रेन होगी, ओके। और फिर मैंने क्या बोला था, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें अमाउंट ऑफ प्रोटीन कम होगा और अमाउंट ऑफ लिपिड ज्यादा होगा। और एक और चीज इसमें एडिशन होगा कि कोलेस्ट्रॉल इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा, जबकि इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं दिखेगा। एंड ऑपोजिट ऑफ दिस, अमाउंट ऑफ प्रोटीन विल बी हायर एंड द अमाउंट ऑफ लिपिड विल बी लोअर, एंड देयर विल बी नो accumulation of the cholesterol you will see inside or inside membrane, okay. But also the important part of the inside membrane, there are two phase, आप कह सकते हो कि ये outer compartment है, see I named it here, outer compartment और inner compartment। outer compartment that is perichondrial space, inner compartment जहाँ पे हम matrix भरा करते हैं, तो I have written it here, that is matrix filled in it, okay। और matrix में क्या क्या होता है वो तो हम already देख चुके हैं। तो जो ये जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, और जो क्रिस्टा है उसमें ये वाले प्रोटीन्स देखने को नहीं मिलेंगे। कौन से वाले प्रोटीन है ये? प्रोटीन वो है जो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हेल्प करेंगे। हम इसकी डिटेल में भी जाना है हमें, अभी फिलहाल इतनी जरूरत नहीं है इस चैप्टर के लिए। सो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोटीन्स देखने को मिलेंगे which are absent या फिर lack of electron transport protein on the crista, because on the crista we'll see the oxysomes। एक ही नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और डिपेंड करता है कि कितना बड़ा क्रिस्टा है, ओके। सो दो फेज की हम बात कर रहे थे, एक फेज वो है जो माइटोकॉन्ड्रिया के साइड है, सॉरी मैट्रिक्स के साइड है, और एक जो साइटोप्लाज्म के साथ है, या फिर आप कह सकते हो साइटोसोल के साइड है। तो दो फेज, जो ये वाला अंदर का जो फेज है ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, सिर्फ इनर मेम्ब्रेन का अंदर के साइड वाला जो एरिया है उसको हम कहेंगे एम फेज, और यहाँ पे एम स्टैंड्स फॉर मैट्रिक्स, तो मैट्रिक फेज और फेज टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। और दूसरा वाला सामने वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे सी फेज, या फिर आप कहोगे साइटोसोल फेज ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। मैं अगर पूरी बात करूंगा तो एम फेज ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड सी फेज ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, ओके। फिर बात करते हैं, मैंने बोला क्रिस्टा पे ये एब्सेंट होता है, कौन से प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए काम आएंगे, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काम आएंगे, उसमें वो एब्सेंट होते हैं ऑन द क्रिस्टा। सो क्रिस्टा के अंदर हमें नया प्रोटीन देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजोम F0 F1 पार्टिकल। एक्चुअली ये तीन कंपार्टमेंट से बनता है, बेस पार्टिकल या फिर आप कह सकते हो बेस पार्ट, जिसको हम कहते हैं F0 पार्टिकल, और जो मेन पार्ट है उसको हम कहते हैं F1 पार्टिकल। सो इसको F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं। पर इन दोनों के बीच में एक स्टॉक पार्ट होता है जिसका नाम F5 F6 पार्टिकल भी बोला जाता है, बट इट इज नॉट जनरली यूज्ड, बट इट इज नोन एज स्टॉक पार्ट। जो बेस पार्ट है वो कंप्लीटली एम्बेडेड होता है इनसाइड द क्रिस्टा, वो जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कंप्लीटली घुसा हुआ होता है, और उसके साथ लगा होता है F6 F5 F6 पार्टिकल, एंड हमारा जो है हेड पार्ट भी कह सकते हो। इसके अंदर एंजाइम होता है जो होता है एटीपेज, ठीक है, एटीपी सिंथेटेस, ओके। सो अब बात करते हैं क्रिस्टा और क्या, और ये कैसे एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं। वी नो वी नीड एटीपी, हमें क्या चाहिए? एटीपी चाहिए, ओके। एटीपी हमें कब मिलेगा? तो हमें एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनाने के लिए हमें चाहिए एडेनोसाइन N3 फॉस्फेट, पर हमारे पास एडीपी तो ऑलरेडी अवेलेबल होता है, एडीपी, उस पे एक पीआई लगा दो, ओके। ये दोनों है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो यहाँ से मैट्रिक्स में से भर भर के ये जो हाइड्रोजन है, चार्ज हाइड्रोजन, वो इसमें भर देंगे, वो चार्ज हाइड्रोजन जो इसमें भर जाए, तो इसमें चार्ज है, वो ही एनर्जी का यूज करके इसको इसमें से गुजारा जाएगा। इट विल बी मूड, एकदम स्पीड में से इसमें से गुजरेगा। जब इसमें से गुजरेगा तो इसकी जो एनर्जी वो यूज करेंगे हम ये फॉस्फेट और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को जुड़ने के लिए, और हमें मिल जाएगा हमारा एटीपी। क्या मिल जाएगा? एटीपी। मैं सिर्फ ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको एक स्टोरी की तरह बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ये बाहर हाइड्रो, आप बोलोगे सर ये हाइड्रोजन बाहर क्यों आया?
कैसे आ गया, और ये चार्ज मतलब कैसे चार्ज हुआ, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट, वो सब हम देखेंगे जब हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन देखेंगे। हाउ डज इट कम आउट, इसका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे बाहर बढ़ जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है, तो ऑब्वियसली फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन विल मूव, फिर बहुत सारा हाइड्रोजन यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा, साथ साथ में हमें हमारे एडीपी मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट मतलब 2 फॉस्फेट के साथ तीसरा फॉस्फेट जुड़ जाएगा और हमें मिल जाएगा एटीपी, और इसी एटीपी को हम यूज करेंगे एज एन एनर्जी मॉलिक्यूल या फिर फ्यूल की तरह हमारा बॉडी उसको यूज करेगा। तो ये हमारा कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द मेम्ब्रेन फाउंड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, बस इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब खुद ही इंपॉर्टेंट है ये सारा पार्ट, बट कॉम्प्लिकेट मत करना बच्चों। इस ये जो है बहुत इजी स्ट्रक्चर है, एक बार समझने की जरूरत है, समझ लिया फिर उसको बार बार कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई और चेंजेस होगा नहीं। चलो, तो इसके बाद खत्म करने के बाद हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देख लिया, हमने इनर स्ट्रक्चर भी देख लिया, हमने इसके कंपोनेंट्स भी देख लिए, और फिर इसके अंदर जो प्रेजेंट होता है जैसे कि डाइवेलेंट आयंस होते हैं, फिर एंजाइम्स होते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन के, ये सब देख लिया, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये भी देख लिया। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। ठीक है, हम क्या देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हमें सिर्फ एक ही पता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसको हम कहते हैं एटीपी सिंथेसिस। एटीपी बनाने है ना, एटीपी बनाना है, दैट इज व्हाई वी नोन इट इज एज एन पावर हाउस ऑफ द सेल। बट अगर हम साइंटिफिकली अगर हमें बात करना है तो विल बी टॉकिंग अबाउट एटीपी सिंथेसिस, बिकॉज इट सिंथेसिस द एटीपी, हमें ये सिंथेसाइज करके देता है, बना कर देता है। हो गया। दूसरा, अगर कहीं और जगह पे बात किया जाए तो वो है स्पर्म। स्पर्म के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मैं आपको दिखाता हूँ इधर ही। देखो यहाँ पे होता है, मान लो ये है स्पर्म, ये जो मिडिल पीस है स्पर्म के अंदर, जो मिडिल पीस होता है, और दूसरा एक यहाँ पे स्पर्म के अंदर इतना बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, और आगे होता है एक एक्रोसोम। इसके अंदर आपको साइटोप्लाज्म नहीं देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे इसका एक और पॉइंट समझना है। और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म नहीं है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये साइटोप्लाज्म सारा इसमें बढ़ जाता है या फिर डिजनरेट हो जाता है, उड़ जाता है, थोड़ा बहुत बचता है वो टेल के अंदर चला जाता है। तो ये स्पर्म जो है अपनी पूंछ हिलाता है, तो उसको पूंछ हिलाने के लिए चाहिए एनर्जी। एनर्जी कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। बट यहाँ पे साइटोप्लाज्म है ही नहीं, साइटोप्लाज्म है शिफ्टेड डाउन। सो इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो अपने आप को कन्वर्ट करता है और रिबन शेप के अंदर अपने आप को फॉर्म कर देता है। समझे? तो ये रिबन शेप माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पर्म के अंदर, उसको एक स्पेशल नाम दिया है जिसको हम कहते हैं नेबर्नकन। ओके, या फिर आप कह सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द स्पर्म। मैंने इतना डिटेल में क्यों समझाया, बिकॉज ये है एग, दिस इज द एग, ओके, या फिर आप कह सकते हो ओवा, दिस इज द स्पर्म। ये स्पर्म जब आपे आके इसको फर्टिलाइज करेगा, तब ये कोई भी, ना ही इसका माइटोकॉन्ड्रिया ना ही इसका साइटोप्लाज्म जो टेल में, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस जाएगा फ्रॉम द स्पर्म। ओनली न्यूक्लियस विल मूव इनसाइड द एग, और फिर ये न्यूक्लियस इस न्यूक्लियस के साथ जुड़ के, दैट इज एन, और एन जुड़ के हमें 2n बना के देंगे। ओके, सो आप बोलोगे सर व्हाई डू वी नीड टू स्टडी दिस राइट नाउ। सो इसका इंपॉर्टेंस ये है बच्चों कि देखो, मदर के अंदर का साइटोप्लाज्म मतलब जो एग है, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द मदर, स्पर्म इज डेवलप्ड फ्रॉम द फादर। सो मदर के अंदर जो एग डेवलप हुआ है उसका पूरा साइटोप्लाज्म अवेलेबल है, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ मदर का यूज होता है, फादर का कोई माइटोकॉन्ड्रिया यूज नहीं होता है, क्योंकि यही ये जाइगोट बना, और यही जाइगोट फिर बच्चे के अंदर बॉर्न होगा। ठीक है, ये धीरे धीरे बच्चे के अंदर डेवलप होगा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया यूज हुआ, किसका यूज हुआ, सिर्फ और सिर्फ मदर का। इसलिए कभी गलती से कुत्ता पीछे दौड़ता है तो हमारे मुंह से एक ही चीज निकलेगी, मम्मी, क्योंकि हम मम्मी के पास ज्यादा कनेक्टेड। आप बोलोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया से मम्मी का क्या लेना देना, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन डीएनए, और इसीलिए हम कहते हैं, देखो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस,
साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए काम आते हैं, या फिर पेरेंटल मैटरनल इनहेरिटेंस की बात कर सकते हो कि मदर के साइड से हमें थोड़े से डीएनए ज्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू फादर के साइड, इसलिए हम जो बच्चे हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, वो मम्मी से ज्यादा अटैच्ड होते हैं एज कम्पेयर टू फादर। सिर्फ नॉर्मली बात कर रहे हो, वैसे कोई प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्यार हम दोनों को इक्वली करते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया हैव इट्स ओन डीएनए, इट विल रेप्लिकेट बाय इट्स ओन, मैंने पहले ही बताया है। तो ये एक साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यहाँ पे ऐसे समझाया है मैंने। चलो आगे बात करते हैं, थर्मियोजेनेसिस की बात करते हैं। जब भी सेल को कोई एनर्जी की जरूरत है तो वो एटीपी यूज करेगा, बट सेल को गर्म भी होना है या फिर गर्म भी कोई रखता है तो वो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज ये एनर्जी प्रोडक्शन करता है, और एनर्जी में हमें पता है लॉस ऑफ हीट होता है, और या फिर प्रोडक्शन ऑफ द हीट होता है। तो थर्मियोजेनेसिस या फिर प्रोडक्शन ऑफ द हीट फॉर द सेल का फंक्शन कौन करता है, वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। चलो वेरी गुड। हेल्प्स also helps in vitalogenesis. Vitalogenesis मतलब होता है formation of yolk. Whenever there is a formation of yolk, आप बोलोगे सर what is yolk? तो आपने अंडा देखा होगा, अंडे के अंदर yolk होता है ना? वो yolk का जो formation होता है उसमें हेल्प करता है, दो चीज हेल्प करती है, एक होती है गोल्गी बॉडी, उसमें भी हमने देखा था फॉर्मेशन, हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ द वाइटलोजेनेसिस या फिर यॉर्क फॉर्मेशन में मदद करता है, और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो हेल्प्स इन वाइटलोजेनेसिस, इट्स आल्सो हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ हीम। आपने हीमोग्लोबिन सुना है, हीमोग्लोबिन मतलब क्या है, तो हमें पता है हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब लंग्स से लेकर हमें सेल तक पहुंचाने का जो काम करता है वो हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम पार्ट है, वो हीम पार्ट इज एन आयरन कंटेनिंग पार्ट, उसके अंदर आयरन कंटेनिंग पार्ट, और इसको सिंथेसाइज करने में इसका थोड़ा बहुत हाथ होता है, तो ये भी इसका एक फंक्शन है। और लास्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये अपने आप से एक कॉपी की दो कॉपी बना सकते हैं, मतलब एक ही माइटोकॉन्ड्रिया से हमें दो माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड इट इज आल्सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल ऑफ द ऑर्गन। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग इस टॉपिक में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच बच्चों।